जरा सोचें, इतिहास की सबसे अमीर सभ्यता, जहां लोग चांद और मंगल ग्रह पर छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ठीक उसी जमीन पर हर रोज 7 बच्चे बंदूकों का शिकार हो रहे हैं, और 7 लाख से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम कोई साधारण सी चर्चा नहीं करने वाले। मतलब आज की हमारी जो रिसर्च है ना, वो एक ऐसे विरोधाभास को खोलती है जो जो सच में दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देता है। सही कहा। एक तरफ हमारे पास अमेरिका जैसे बहुत ही विकसित देश की हिंसा और बेघरपन के बेहद खौफनाक डेटा हैं, और दूसरी तरफ एक आम इंसान, मतलब एक भारतीय पेंटर की लिखी हुई एक ऐसी चिट्ठी है जो इस पूरे डेटा को देखने का नजरिया ही बदल देती है। हाँ, और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हम सिर्फ स्प्रेडशीट में लिखे कुछ नंबरों को नहीं पढ़ रहे हैं। हम दरअसल मानव स्वभाव, हमारे समाज की गहरी दरारों और हमारी चुनी हुई व्यवस्थाओं की नाकामी को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये एकदम साफ कर दूं कि हमारे आज के डेटा में कुछ राजनीतिक बयानों का जिक्र जरूर है। जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है। हाँ, वो जरूरी है बताना, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना या किसी खास विचारधारा को सही ठहराना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सही। हमारा काम सिर्फ उन विचारों और तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर समझना है जो आज की हमारी इस रिसर्च का हिस्सा है। तो चलिए आज के इन दस्तावेजों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। जब हम इन भयानक आंकड़ों को उस पेंटर की गहरी सोच के साथ रखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भविष्य की तकनीक, मतलब खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें इस दलदल से निकाल पाएगी, या फिर वो भी हम इंसानों की तरह ही दुनिया को बांटना सीखेगी। बहुत ही गहरा सवाल है ये। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरुआत हम समाज के सबसे नाजुक हिस्से से करते हैं, यानी हमारे बच्चे। हाँ, बच्चों की सुरक्षा सबसे बुनियादी मुद्दा है। देखिए, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आज के समय में बच्चों की जान को सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है, तो ज्यादातर लोगों का दिमाग सीधे किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या शायद सड़क हादसों की तरफ जाएगा, है ना? बिल्कुल, हर कोई यही सोचेगा। लेकिन हम जो डेटा एनालाइज कर रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। मतलब क्या हम सच में सही जगह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि हमारा ध्यान एकदम गलत जगह पर है। सीडीसी और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अमेरिका में बच्चों और किशोरों की मौत का नंबर 1 कारण अब गन वायलेंस बन चुका है। रुको एक सेकेंड, नंबर 1 कारण? जी हाँ, नंबर 1। इसने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों और कार दुर्घटनाओं दोनों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब बीमारियों से ज्यादा मौतें बंदूकों से हो रही हैं? ये डेटा में जो नंबर दिए गए हैं वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बिल्कुल। कि 2013 से 2022 के बीच इस मृत्यु दर में 106% का उछाल आया है। मतलब ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है, ये तो एक तरह की महामारी लग रही है मुझे। सही कहा आपने। और इस डेटा को अगर आप थोड़े और बड़े नजरिए से देखें, जैसा कि एवरी टाउन रिसर्च के आंकड़ों में दिया है, जहां 0 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया है, तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। अच्छा, उसमें क्या आंकड़े हैं? वहां सालाना 4,400 मौतें और 17,000 से ज्यादा घायल होने का डेटा है। लेकिन इस डेटा के अंदर एक और पैटर्न है जो हमें सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं बताता, बल्कि क्यों हो रहा है उसकी तरफ भी इशारा करता है। वो कैसे? जॉन्स हॉपकिंस का डेटा साफ कहता है कि जो अश्वेत या ब्लैक बच्चे हैं, उनकी गन से होने वाली मृत्यु दर श्वेत बच्चों की तुलना में 18 गुना अधिक है। रुको, 18 गुना ज्यादा? जी हाँ, 18 गुना। ये तो साफ तौर पर एक बहुत बड़ी असमानता है। मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मतलब हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसके पास दुनिया के बेहतरीन संसाधन हैं, ट्रिलियंस का बजट है। बिल्कुल। तो ये संसाधनों की कमी का मामला तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो क्या ये सिर्फ हथियारों की आसानी से मिलने वाली उपलब्धता का मामला है, या इसके पीछे पूरे सिस्टम की कोई बहुत बड़ी विफलता है? ब्लैक कम्युनिटी पर इसका असर 18 गुना ज्यादा क्यों है? और यही असली सवाल है। देखिए, ये सिर्फ बंदूक का ट्रिगर दबने की बात नहीं है। इसके पीछे दशकों की वो आर्थिक और सामाजिक नीतियां हैं जिन्होंने कुछ खास समुदायों को एकदम हाशिए पर धकेल दिया है। मतलब एक सिस्टमैटिक भेदभाव। बिल्कुल। जब किसी समुदाय को ऐतिहासिक रूप से अच्छे स्कूलों, सुरक्षित मोहल्लों और आर्थिक मौकों से दूर रखा जाता है, तो वहां गरीबी और निराशा पनपती है। हाँ, और जहां निराशा होगी वहां अपराध तो बढ़ेगा ही। एकदम सही। संसाधनों की ये जो कमी है और साथ में मानसिक स्वास्थ्य के लिए सपोर्ट का ना होना,
ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां हिंसा भड़कती है। तो ये जो 18 गुना का आंकड़ा है वो सिर्फ हथियारों का नतीजा नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव का नतीजा है। समझ गई। यानी कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है, बल्कि सिस्टम की एक पुरानी बीमारी है जिसका खामियाजा मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक बात और है, जब भी गन वायलेंस की बात होती है तो हम न्यूज़ चैनल्स पर हमेशा स्कूलों में होने वाली गोलीबारी या जिन्हें स्कूल शूटिंग कहते हैं, बस वही देखते हैं। हाँ, मीडिया का पूरा फोकस वहीं होता है ना? ऐसा लगता है जैसे सारी हिंसा वहीं हो रही है। तो क्या हम सिर्फ उसी पर फोकस करके असली और पूरी तस्वीर को मिस कर रहे हैं? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आज तोड़ना जरूरी है। देखिए, एजुकेशन वीक के अनुसार 2024 में 26 स्कूल शूटिंग की घटनाएं हुई, जिनमें 12 मौतें हुई। 12 मौतें? बेशक ये 12 मौतें भी अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी हैं। बिल्कुल है, लेकिन जरा बड़ी तस्वीर सोचिए। कुल 4,400 मौतों के सामने ये 12 मौतें। हमारा डेटा ये चेतावनी देता है कि सोशल मीडिया पर अक्सर स्कूलों में 50,000 मौतें जैसे बिल्कुल मनगढ़ंत और गलत आंकड़े फैलाए जाते हैं, जिससे जो असली समस्या का आकार है वो छिप जाता है। अरे बाप रे, 50,000 का झूठा आंकड़ा! पर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए होता है? देखिए, शायद सनसनी फैलाने के लिए या फिर कोई राजनीतिक बहस जीतने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो कैसे? जब लोग ये सोचने लगते हैं कि खतरा सिर्फ स्कूलों की चारदीवारी के अंदर है, तो वे उन हजारों मौतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में सड़कों पर, मोहल्लों में और घरों के अंदर हो रही हैं। असली तबाही समाज के उस हिस्से में है जिसे न्यूज़ कैमरे अक्सर कवर ही नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब गन वायलेंस का ये डेटा हमें साफ बताता है कि व्यवस्था अपने सबसे कमजोर वर्ग यानी बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। एकदम सही। और जब हम इसी व्यवस्था का आर्थिक पहलू देखते हैं तो विफलता का यही पैटर्न हमें एक और बुनियादी जरूरत में दिखाई देता है, और वो है आश्रय या घर। अब जो डेटा हमारे सामने है वो इस विरोधाभास को और भी ज्यादा कड़वा कर देता है, जिससे हमने आज बात शुरू की थी। हाँ, सुरक्षा से अब हम बुनियादी जरूरत की तरफ बढ़ रहे हैं, और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी आवास और शहरी विकास विभाग, जिसे HUD कहा जाता है, उसके 2024 के ताज़ा आधिकारिक आंकड़े इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। क्या कहते हैं ये आंकड़े? जनवरी 2024 की गिनती के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7,71,480 लोग बेघर हैं। ओहो, मतलब 7.25 लाख के करीब लोग। बिल्कुल। हाँ। और ये संख्या कोई स्थिर तो है नहीं। 2023 में ये आंकड़ा लगभग 6,53,000 था। बिल्कुल। मतलब सिर्फ एक साल के अंदर 18% की छलांग। इतिहास में जब से ये डेटा रखा जा रहा है, बेघरपन का ये सबसे ऊंचा स्तर है। हर 10,000 अमेरिकियों में से 23 लोग बेघर हैं। और इसमें एक बहुत ही डराने वाली बात भी है। वो क्या? डेटा का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये है कि 36% बेघर लोग यानी लाखों इंसान किसी शेल्टर या पक्के आश्रय में भी नहीं है। हे भगवान! वे सचमुच खुले आसमान के नीचे, सड़कों पर, अपनी कारों में या फिर टेंट में रह रहे हैं। और सबसे दुखद बात, इनमें 1,50,000 से ज्यादा तो सिर्फ बच्चे हैं। ये बात सच में हजम नहीं होती। मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक साल के अंदर बेघरपन में 18% का भारी उछाल कैसे आ सकता है? ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, इस उछाल के पीछे मुख्य रूप से महामारी के बाद के प्रभाव और अर्थव्यवस्था की कड़वी सच्चाई है। कोविड के दौरान सरकार ने जो आर्थिक मदद दी थी और लोगों को घरों से बेदखल करने पर जो रोक लगाई थी, वो सब अब खत्म हो चुका है। अच्छा, वो सपोर्ट सिस्टम अब नहीं रहा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ महंगाई तेजी से बढ़ी, लेकिन लोगों की मजदूरी या जो सैलरी है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ी। आज घर का किराया इतना ज्यादा हो गया है कि एक आम इंसान की पहुंच से ही बाहर है। समझ रही हूँ। और यहाँ फिर से असमानता का वही क्रूर चेहरा सामने आता है जो हमने थोड़ी देर पहले गन वायलेंस में देखा था। एक सेकेंड, क्या इसका मतलब है कि यहाँ भी अश्वेत या जो ब्लैक कम्युनिटी है उस पे ज्यादा असर पड़ रहा है? जी हाँ, आंकड़े बिल्कुल इसी बात की तस्दीक करते हैं। अमेरिका की कुल जनसंख्या में ब्लैक कम्युनिटी का हिस्सा सिर्फ लगभग 12% है, लेकिन जब बात बेघर आबादी की आती है तो उनका हिस्सा बढ़कर 32% हो जाता है। 32%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और अगर हम इसे जगहों के हिसाब से देखें ना, तो कैलिफोर्निया, जो अमेरिका के सबसे अमीर और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत राज्यों में से एक है। हाँ, सिलिकॉन वैली वहीं तो है। बिल्कुल।
वहां पूरे देश की कुल बेघर आबादी का लगभग 30% हिस्सा रहता है। मतलब जिस राज्य में सिलिकॉन वैली है, जहां से दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां चलती हैं और अरबों खरबों डॉलर का मुनाफा कमाती हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा लोग सड़कों पे सो रहे हैं। जी हाँ, यही कड़वा सच है। तो ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला तो कतई नहीं हो सकता। ये तो एक बहुत ही सचेत नीतिगत विफलता लगती है। जहां जहां कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अंतरिक्ष में जाने की सोच रहे हैं और लाखों लोग एक छत तक का किराया नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। और जब एक समाज अपने ही अंदर इतने गहरे संकटों से जूझ रहा हो, जहां बच्चे गोलियों का शिकार हो रहे हों और लाखों लोग सड़कों पर सो रहे हों, तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा हो जाता है। हाँ। हमारी रिसर्च का अगला हिस्सा हमें इसी सवाल का जवाब देता है। वो कैसे? देखिए, जब देश के अंदर समस्याएं बेकाबू हो जाती हैं, तो अक्सर राजनीति बाहरी दुनिया की तरफ उंगली उठाने लगती है। और यहीं पर हमारी आज की रिसर्च की वो खास चिट्ठी सामने आती है, जो भारत के एक आम नागरिक, एक पेंटर ने लिखी है। जी बिल्कुल। और इसका संदर्भ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर भारत को नरक या हेल होल कहा था। अब देखिए, एक आम प्रतिक्रिया ये हो सकती थी कि इंसान गुस्से में आकर बस अमेरिका की बुराई करने लगे, है ना? हाँ, अक्सर लोग यही करते हैं। लेकिन इस पेंटर ने जो लिखा वो बहुत ही दार्शनिक है और सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। उस चिट्ठी की शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी विचार से होती है। पेंटर ने स्कूल की दीवार पर लिखे एक वाक्य का जिक्र किया, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। बहुत ही गहरी लाइन है ये। बिल्कुल। वो याद दिलाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ भारत या किसी एक देश पर लागू नहीं होता, ये हर देश के नागरिक की भावना है। अगर किसी भारतीय के लिए उसकी जमीन स्वर्ग है, तो एक अमेरिकन के लिए भी उसकी जमीन स्वर्ग ही है। सही बात है। स्वर्ग कोई कंक्रीट की इमारत नहीं है, ये अपनी मिट्टी से एक गहरा जुड़ाव है। हाँ, और फिर वो एक ऐसा मुहावरा इस्तेमाल करता है जो एकदम सीधा निशाने पर लगता है। वो कहता है, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। बिल्कुल सटीक बात। मतलब उसका मैसेज बहुत साफ था कि अमेरिका को किसी और देश को नर्क कहने से पहले अपनी तरफ उठ रही उन 3 उंगलियों को देखना चाहिए। और वो 3 उंगलियां क्या हैं? अगर हम आज के आंकड़ों से जोड़ें तो पहली उंगली सड़कों पर सो रहे उनके लाखों बेघर लोग, दूसरी उंगली हर दिन गन वायलेंस में मरते हुए मासूम बच्चे, और तीसरी उंगली उनका अपना बिखरता हुआ सामाजिक ताना बाना। बहुत खूब, है ना? अगर हम सोशल मीडिया की आज की दुनिया को देखें तो ये बात कितनी सच लगती है। हम अक्सर दूर बैठे देशों की कमियों पर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमारे अपने मोहल्ले में क्या हो रहा है उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और इस वैचारिक बहस में एक बहुत गहरा मोड़ तब आता है जब वो पेंटर राष्ट्र निर्माताओं यानी अध्यापकों की चुप्पी पर सवाल उठाता है। अच्छा, वो क्या कहता है अध्यापकों के बारे में? वो लिखता है कि इन पढ़े लिखे लोगों के पास ज्ञान का भंडार तो बहुत है, लेकिन उनमें भक्ति नहीं है। मैं इस भक्ति वाले हिस्से पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। यहाँ भक्ति का मतलब किसी मंदिर में पूजा करने या किसी धार्मिक कर्मकांड से तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भक्ति शब्द का इस्तेमाल एक रूपक के तौर पर हुआ है। इसका गहरा मतलब है करुणा, मानवता और सत्य के प्रति समर्पण। अच्छा, मतलब एक तरह की कंपैशन? हाँ, वो कह रहा है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होने से या बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेने से कोई समाज नहीं सुधरता। जब तक उस ज्ञान के साथ करुणा और इंसानियत न हो, तब तक लोग अन्याय और समाज में फैले इस तरह के विरोधाभासों पर चुप ही रहेंगे। वे बस अपने काम से काम रखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। और इसी चुप्पी का फायदा उठाकर दुनिया के राजनीति ने जो खेल खेला है, उसका जो गणित आज की रिसर्च में सामने आया है, वो तो मेरा दिमाग ही सुन्न कर देता है। वो युद्ध वाला डेटा ना? हाँ, डेटा साफ बताता है कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अलग अलग युद्धों पर लगभग $8 ट्रिलियन खर्च किए। $8 ट्रिलियन! ये बहुत ही विशाल रकम है। और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया से भूखमरी मिटाने का सालाना खर्च लगभग $93 बिलियन है। अगर हम इस $8 ट्रिलियन को भूखमरी मिटाने के उस 93 बिलियन के बजट से भाग दें, तो जो नतीजा आता है वो सच में हमारी पूरी मानवीय सभ्यता पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। मैंने ये कैलकुलेट किया था, अगर वो युद्ध पर खर्च किया गया सारा पैसा दुनिया की भूखमरी मिटाने में लगाया जाता, तो पता है क्या होता? अगले 86 वर्षों तक इस धरती पर एक भी इंसान भूखा नहीं सोता। 86 साल? हाँ, 86 साल। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि दुनिया में गरीबी और भुखमरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है,
लेकिन ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि पैसा तो बहुत है, बस उसे हथियारों, मिसाइलों और युद्ध पर खर्च किया जा रहा है, लोगों की रोटियों पर नहीं। यही असली विडंबना है। देखिए, 1945 के बाद दुनिया ने जब आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की थी, तो उसके पीछे यही विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था बने जो आम इंसान की आवाज सुने। लेकिन 80 साल का सफर तय करने के बाद आज राजनीति ने धरती को मेरी जमीन महान, तुम्हारी जमीन नरक के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। बिल्कुल। आज $2.7 ट्रिलियन हर साल पूरी दुनिया में सेना और हथियारों पर खर्च हो रहे हैं। लोकतंत्र आज एक ऐसी मशीन बन गई है जहां सब बस चिल्ला रहे हैं, अपनी अपनी बात थोप रहे हैं, लेकिन जो वाकई दर्द में है उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जब इंसान और उसकी बनाई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं एक दूसरे को सुनने में इस तरह से नाकाम हो गई हैं, तो फिर हमारे भविष्य का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब आज हम एक नई तकनीकी क्रांति के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अगर हम एआई को एक विशाल स्पंज मान लें जो हमारे समाज का सारा डेटा, हमारी सारी आदतें और हमारी नीतियां सोख रहा है, तो हम उसे क्या सिखा रहे हैं? हम उसे वही दे रहे हैं जो हमारे पास है। बिल्कुल। अगर हम उसे यही 18 गुना असमानता, सड़कों पर सो रहे बेघर लोग और तुम्हारा देश नरक है वाला डेटा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो मशीन भी वही बांटना और लड़ना ही सीखेगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, तकनीक अपने आप में कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, वो बस एक आईना होती है। जो पूर्वाग्रह, जो भेदभाव और जो नफरत इंसानों के अंदर है, वे बहुत ही आसानी से इन एल्गोरिदम्स में ट्रांसफर हो सकते हैं। आज की राजनीति और बड़े देश एआई को लेकर परेशान तो हैं, लेकिन उनका डर कुछ और ही है। वो किस बात से डरे हुए हैं? वे एआई को सिर्फ एक सप्लाई चेन रिस्क मान रहे हैं। एक सेकंड, सप्लाई चेन रिस्क, इस भारी भरकम शब्द को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि सरकारों को बस इस बात की चिंता है कि इस तकनीक को चलाने वाली चिप्स या हार्डवेयर पर किस देश का कब्जा होगा? जी, ठीक यही मतलब है। वे इस बात से डरे हुए हैं कि अगर दुनिया का कोई और देश एआई की इस रेस में आगे निकल गया तो उनकी अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत कम हो जाएगी। मतलब वे एआई को सिर्फ एक नए हथियार की तरह देख रहे हैं। लेकिन वो जो विक स्पेंटर का घोषणा पत्र है ना, वो राजनीति के एक बिल्कुल अलग और शायद असली डर को सामने लाता है। और वो डर ये है कि अगर एआई ने वास्तव में इंसानों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना शुरू कर दिया, मेरा मतलब है अगर उसने ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे सबको बिना भेदभाव के रोटी, अच्छी शिक्षा और इलाज मिलने लगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर युद्ध और हथियारों का ये जो ट्रिलियंस डॉलर का कारोबार है, वो तो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल। और तब राजनीति के पास जनता को डराने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं बचेगा। एकदम सही। और इसीलिए वो घोषणा पत्र जोर देता है कि एआई को दुश्मन को ट्रैक करने का टूल नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर आधारित होना चाहिए। यानी पूरी धरती एक परिवार है। हाँ, यहाँ वो पेंटर राम जी का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देता है। युद्ध से पहले राम जी ने शांति दूत भेजा था और अपने शत्रु रावण के ज्ञान का भी सम्मान किया था। बहुत ही सुंदर बात है ये। इस उदाहरण का सार ये है कि आपके पास कितनी भी बड़ी शक्ति या एडवांस तकनीक क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल विनाश या अहंकार के लिए नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के लिए होना चाहिए। यानी शक्ति के साथ करुणा। इसी विचार से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिस पर आज टेक की दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, ओपन सोर्स एआई। ओपन सोर्स? जी हाँ। अब अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिस पर सिर्फ किसी एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी या एक देश की सरकार का ताला ना लगा हो। मतलब एक ऐसी तकनीक जिसे दुनिया भर के लोग देख सकें, समझ सकें और उसमें सुधार कर सकें। बिल्कुल। तो क्या ऐसा ओपन सोर्स एआई हमारे लोकतंत्र की उस कमी को पूरा कर सकता है जो सुनने में नाकाम रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी संभावना है। अगर एआई को चंद ताकतवर लोगों की बंद मुट्ठी से निकालकर आम इंसान की भलाई के लिए डिजाइन किया जाए, तो वो उन लोगों की आवाज बन सकता है जो अब तक चुप हैं। ये तो एक बहुत ही उम्मीद भरी बात है। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो ये ना देखे कि इंसान किस रंग का है या किस देश का है, बल्कि सिर्फ ये देखे कि उसे मदद की जरूरत है, जो सिर्फ बोलने की आजादी को ना बढ़ाए बल्कि सुनने की जिम्मेदारी भी निभाए। तो आज की इस गहरी रिसर्च को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो हमने शुरुआत उन भयानक आंकड़ों से की थी जहां हजारों बच्चे गन वायलेंस का शिकार हो रहे हैं और लाखों लोग सड़कों पर बेघर हैं। हाँ। फिर हमने देखा कि कैसे हमारा सिस्टम इन असल मुद्दों की तह तक जाने के बजाय ट्रिलियंस डॉलर युद्धों में फूंक देता है और दुनिया को स्वर्ग और नरक के खानों में बांट देता है। सही कहा। और अंत में हमने समझा कि हमारी आने वाली सबसे बड़ी ताकत
यानी एआई को इस इंसानियत के बंटवारे से बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा से जो बात सबसे ज्यादा साफ होकर उभरती है वो ये है कि आज हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है, ना ही हमारे पास तकनीक या पैसे की कमी है। तो कमी किस चीज की है? असल कमी नियत की है, और उस भक्ति या करुणा की है जिसका जिक्र उस पेंटर ने अपनी चिट्ठी में किया था। हाँ, बात तो बिल्कुल सच है। और इसी के साथ इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने साथ ले जाना चाहिए। वो क्या? देखिए, हमने ये तो बहुत अच्छी तरह सीख लिया है कि मशीनों को बोलना कैसे सिखाया जाए, उनसे जटिल से जटिल गणित कैसे करवाया जाए, और यहाँ तक कि उन्हें लड़ना और सटीक निशाना लगाना कैसे सिखाया जाए। हाँ, इसमें तो हम माहिर हो गए। लेकिन क्या हम आने वाले कल की इन सुपर इंटेलिजेंट मशीनों को उस इंसान की दर्द भरी आवाज को सुनना सिखा पाएंगे जो बस चुपचाप सह रहा है, जिसे हमारे 80 साल पुराने लोकतंत्र ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया है? क्या ये मशीनें वो करुणा सीख पाएंगी जो हम इंसान भूल गए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।